श्याम जी को विदेश भेजा। उससे पहले वो कई राजाओं के साथ काम कर चुके थे। 1857 में स्वामी जी ने देख लिया था कि युद्ध करने के लिए केवल राजसी परिवार ही काम आएंगे। धन उन पर है, सेना उन पर है, साहस उन पर है, बंदूकें उन पर हैं, यही तो सबको चाहिए। किसान का हल क्या करेगा? गए तो किसान भी थे 1857 में। हल से क्या लड़ोगे? लाठियों से क्या लड़ोगे? तलवारों से कैसे लड़ पाओगे जहाँ महलों के आगे तोपें लगी हुई हैं? तो भून दिया जाएगा तुम्हें, कैनन फॉडर। जाओ वहाँ। इसलिए उससे पहले वो उदयपुर के महाराजा के पास और भी राजस्थान के, कुछ गुजरात के महाराज के पास काम कर चुके थे। अनुभव बहुत था, अर्थ का बहुत ज्ञान था, पक्के बनिए थे उस दृष्टि से। धन को कैसे कमाना है, कैसे प्रयोग करना है, उसी धन पर छात्रवृत्ति वहाँ स्थापित की। लेकिन बीच में 2-3 बहुत प्रमुख घटनाएं। लंदन गए, लॉ पढ़ा, वापस बम्बई आए, प्रैक्टिस शुरू की, उन सब लोगों से परिचय बढ़ा। फिर वही प्रेरणा कि नहीं वापस जाओ। 1980 में पहले गए थे, 83 में फिर आए स्वामी जी के निधन के बाद, वो पूरा हुआ। और फिर वापस जाके 1 जुलाई 1905 को अलग अलग स्थानों पर छोटी छोटी आग जल रही हो, बात नहीं बनेगी। किसी एक स्थान पर, एक केंद्र बिंदु पर लाकर एक ऐसा भवन, एक ऐसी हवेली हो जहाँ जितने भारत माँ की मुक्ति को समर्पित योद्धा हैं, सब एक छत के नीचे एक साथ बैठ के संकल्प लें, योजनाएं बनाएं, रणनीति बनाएं, साहित्य रचें। जितना पैसा यहाँ कमाया था, श्याम जी को भी बुलाया किसने? आप चकमा रह जाए। मैक्स मूलर का नाम सुना है, सबसे बड़ा संस्कृत का विद्वान जर्मनी का। उसने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में एक मोनियर विलियम्स, जिनका शब्दकोश भी है संस्कृत का सबसे बड़ा, उनके नाम पर एक स्कॉलरशिप थी, वो श्याम जी कृष्ण वर्मा को मिली। ये चौंकाने वाला विश्व में एक विषय था। भारतीय को, पहला भारतीय जिसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मोनियर विलियम्स छात्रवृत्ति देकर संस्कृत का प्रोफेसर नियुक्त किया था, श्याम जी कृष्ण वर्मा। हमारा मांडवी का क्या कहे, वीर सपूत। पिछले वर्ष मांडवी गया था 30 मार्च को, 30 मार्च जो उनका निधन है 1930 में। बस एक ही दुख रहा कि मांडवी में अच्छा भोजन, बाजार सब गया, मांडवी में खांडवी नहीं मिली खाने को। कितनी जगह गया, मुझे ये 2 नाम बहुत पसंद हैं। मांडवी तब से जब से सुना था वो भरत की पत्नी थी। अब देखा तो खैर अब तो वो अद्भुत है, वहाँ जाएं आप, तीर्थ यात्रा की आवश्यकता नहीं, एक बार मांडवी होके आइए। जो श्याम जी कृष्ण वर्मा की स्मृति में नरेंद्र भाई ने अब एक स्मारक स्थापित किया है। लंदन की पूरी उस इंडिया हाउस को जो श्याम जी ने 1 जुलाई 1905 में लिया था, और कैसे बुलाएं भारत से उन सुलगते हुए अंगारों को, उन रणबांकुरों को जो हथेली पे सर और सर पे कफन बांधकर, छाती फुलाकर, सरफरोशी की तमन्ना गाते हुए निकलते थे घर से कि माँ आएंगे तो तुझे मुक्त करके, अन्यथा नहीं लौटेंगे, ये सर तेरी भेंट पे चढ़ा देंगे। और चल पड़े थे वो। उस समय से श्याम जी कृष्ण वर्मा आए, और फिर सावरकर आए, और फिर सुभाष आए, और फिर भगत सिंह आए, और फिर सुखदेव आए, और फिर राजगुरु आए, और फिर अशफाक आए, और फिर बिस्मिल आए, और फिर अनंत। उसके बाद जो आज भी वो परंपरा कहाँ रुकी है, मदन लाल धीगरा आया, उसके बाद ऊधम सिंह आया जिसने जाके जलियांवाला बाग के उस जल्लाद को मारा था, उसी भवन में लंदन के, जहाँ उससे पहले मदन लाल धीगरा ने 1 जुलाई को करजन वाली को मारा था सावरकर की प्रेरणा से। और 17 अगस्त जो भी निकली है, पेंटोविल प्रिजन लंदन में फांसी का फंदा चूम के वंदे मातरम गाते हुए पंच तत्वों में विलीन होकर हुतात्माओं में अपना नाम लिखाकर अमर हो गए। ये सब 18, 20, 22, 24, 25 साल के तेजस्वी बालक कि किसी से डर नहीं लगता था। जब चाहो जो काम करवा लो इनसे, पता नहीं क्या क्या उनकी धमनियों में, उनके पूरे ये जो स्नायु मंडल है हमारा सिस्टम,
इनकी धमनियों के रक्त प्रवाह में जो लहू पछाड़े मारता था, वो लहू था या उबलता हुआ लावा था। चल पड़ते थे किसी भी काम के लिए, 2 हो 4 हो 5 हो, अकेले हो निहत्ते हो, चलो। ये सब लोग कोई बहुत बड़ी फौज, बहुत बड़ी हथियार, बहुत बड़ी पिस्तौलें या तलवारें कहाँ थी इन सबके पास? एक जुनून था, बस एक पागलपन, या करेंगे या मरेंगे, नहीं डरेंगे। 2-3 बातें उनके अंदर ऐसी ठूस ठूस के उनके गुरुजनों ने, उनके पूर्वजों ने, उनके माता पिताओं ने उनके संस्कारों में डाली थी। उस श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, जिसने उस इंडिया हाउस की स्थापना की, कितनी सुदूर दूरगामी योजनाएं थी उनकी। लंदन में एक अगर बर्मिंघम में है, एक लंदन में है, एक न्यू लंदन में है, एक ऑक्सफोर्ड में है, एक कैम्ब्रिज में है, थे ना सब। ऑक्सफोर्ड में लाला हरदयाल थे, कैम्ब्रिज में भाई परमानंद जी गए। इन सबको एक छत के नीचे ला के बिठाओ ना, इस एक उंगली से क्या होगा, इस 2 से क्या होगा, तीनों अलग से क्या होगा, बनाओ ना सबको एक मुट्ठी और फिर दिखाओ कि संगठन क्या होता है। हमारा आरएसएस किसका जन्म है? संघ से ही निकला है ना। संगठन का छोटा रूप संघ, जिसका जब जन्म हो रहा था 26 अक्टूबर 1925 को विजयादशमी के दिन नागपुर में, उसी दिन उसी समय वीर सावरकर रत्नागिरी में बैठे एक गीत रच रहे थे, तुमी अमी सकल हिंदू बंधु बंधु। उससे पूर्व ऐसा विजयादशमी नागपुर में और ऐसी विजयादशमी महाराष्ट्र के रत्नागिरी में, जहाँ का हापुस अल्फांसो होता है। 2 दृश्य एक ही समय पर एक ही दिन विश्व ने नहीं देखे। सावरकर तब स्थानबद्ध थे वहाँ पर, उनका जाना माना था नगर के बाहर। वहाँ उन्होंने कहा मैं विजयादशमी में आऊँगा। ब्राह्मण कुछ उनके पास आए कि आप विजयादशमी में आएंगे, रावण का पुतला फूंकते। कहा आऊँगा निश्चित। जब लौट के आए तो वहाँ के जो अछूत वर्ग था, महार यानी चमार कहें उन्हें, उन्होंने कहा कि आप तो छुआछूत के बिल्कुल विरुद्ध हैं। उन्होंने कहा हूँ, आप हमारे कार्यक्रम में आएंगे? उन्होंने कहा आऊँगा। थोड़ा प्रसंग से हट रहा हूँ, लेकिन एक उसमें जुड़ रहा है। एक ही दिन का महत्व आपको बता रहा हूँ। संघ शब्द आया, संगठन शब्द आया, और उस दिन का इतिहास क्या है जब इस संगठन या इस संघ की स्थापना हुई। वहां आए और पंडित लोग नगर में कि ये 25 अक्टूबर को दशहरे पर तात्याराव सावरकर हमारे यहाँ आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद देखा कि झांझर बजाते, झमझम करते, ढोल बजाते, लोकगीत गाते, नाचते हुए ये निम्न वर्ग के लोग तात्याराव सावरकर हमारे यहाँ आ रहे हैं। वो उच्च कुलीन वर्ग के पंडितों को यहाँ तिलक, यहाँ चोटी, विराट ललाट, चमकता हुआ त्रिपुंड, कैसे आ सकते हैं तुम्हारे यहाँ, हमें वचन दिया है। आ गए फिर सावरकर के पास, रत्नागिरी में वो जिस परिवार में रहते थे। आप कहाँ जा रहे हैं विजयादशमी पर? कहा कहीं नहीं जा रहा, मेरे यहाँ लोग आ रहे हैं। आपने तो हमें वचन दिया था। कहा दिया तो था। वो कह रहे हैं आप भी, वो भी आ रहे हैं। हाँ वो भी आ रहे हैं तो क्या हुआ? नहीं हम तो नहीं आएंगे अगर वो आएंगे आप। कहा बैठो पंडित जी, इतना गर्म मत हो। ये बताओ कि जो रामायण, जिस राम की आप चर्चा कर रहे हैं, उसके जीवन में कहीं शिबरी का प्रसंग आता है? हाँ आता है। अच्छा क्या था? अरे उसने अपने बेर खिलाए थे, राम ने हंस के खाए थे। उनकी महानता, उनकी उदारता, उनकी विशालता, उनको मालूम था कि झूठे हैं मगर मीठे मीठे बेर। आपके उसमें केवट का प्रसंग आता है, मल्लाह का, उसने सरयू पार कर। हाँ आता है ना। उनको आप मानते भी हैं, वो हाँ महानता थी वो उनकी। मेरे भाइयों, विद्वान पंडितों, आप प्रकांड महारथी, संस्कृत के अद्भुत विद्वान, कालिदास के पिता, मेरी भी सुन लो कि ये जो कल जिन लोगों को मैंने अपने यहाँ बुलाया है, आप जिनसे घृणा करते हैं, इनमें से कुछ शिबरी की बहनें हैं, कुछ केवट के भाई हैं। मैं इन्हें बुला लूं? एक नहीं बोला मुंह से, कहा जैसी आपकी इच्छा। और कल जल्दी आइएगा, जो पहले आएगा वो पहली पंक्ति में खड़ा होगा। और वो तो लोग ऐसे उत्साहित, एक्साइटेड, 3 बजे आ गए, 5 बजे कार्यक्रम था, लाइन में पहले लग गए। कई पंडितों को पीछे खड़ा होना पड़ा, जो अपने आप को बड़ा समाज का ठेकेदार मानते थे।
है विश्व में कोई दूसरा उदाहरण ऐसा जहां ये स्थान इनको मिले? उसी वर्ष वहां पतित पावन मंदिर की स्थापना की गई और वहां किस आधार पर मठ बनाया गया, यानी महम पंडित जो मठाधीश था वो, जिसको रामायण पर पूछे गए 10 प्रश्नों में से 10 के उत्तर आते थे, वो भंगी था। चौंक जाएंगे आप ये सारी कथाएं जान के। जो मंदिर के आगे झाड़ू लगाता था, जहां रामायण का पाठ होता था, उसको पूरी रामायण कंठस्थ हो गई थी झाड़ू लगाते लगाते। कहा रामायण के सब लोग आए, क्षत्रिय भी आए, ब्राह्मण भी आए, छोटे भी आए, बड़े भी आए, सब आए, खुली एक प्रश्नोत्तरी होगी। जो सारे प्रश्न कम से कम समय में देगा वो मठाधीश बनेगा। ये बात है 1930 और 31 की, जिसमें लता मंगेशकर के दादाजी भी आए थे, वो वही रहने वाले थे, मंगेशकर थे। विश्व वालों ने इतना बड़ा कभी नहीं माना होगा कि ब्राह्मण लोग अपने बच्चों के जनेऊ संस्कार, नामकरण संस्कार, विद्या आरंभ संस्कार उस मंदिर में जाके कराएं जहां का मठाधीश हमारा मैला उठाता था। चमत्कार था ये व्यक्ति का। ये है समाज सेवा और एक भारत। जात नहीं, पात नहीं, धर्म नहीं, छोटा नहीं, बड़ा नहीं, ऊंचा नहीं, नीचा नहीं। पहला लेख जो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने भारत भवन की स्थापना के बाद वहां 18 कमरों का एक भोजन कक्ष जिसमें सब बैठेंगे। देखिए भी आपको जोड़ के एक प्रसंग दिखाता हूं वहां का। 16 कमरे लोगों के रहने के, एक कार्यालय, एक भोजन कक्ष। जितने लोग आ रहे हैं सब उसी कक्ष में बैठेंगे, सब एक दूसरे को वंदे मातरम कहेंगे, सब हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे। और वो आने वाले लोगों में दक्षिण से VVS अय्यर, राजगोपालन, वेस्ट बंगाल से वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, उत्तर प्रदेश से अलीगढ़ के एक थे देवेंद्र पांडे, पंजाब से लाला लाजपत राय, भाई परमानंद, लाला हरदयाल। हर प्रांत से लोग आ रहे थे, लेकिन सब अपने आप में, जैसा मैंने कहा, एक एक धधकता हुआ लघु ज्वालामुखी, सब एक साथ बैठते थे। अभिवादन का शब्द था वंदे मातरम। रविवार को हवन होता था आर्य समाज विधि से। सारा खर्चा कहां से आ रहा था, इसके पीछे कारण कौन था? छोटा सा कद, इतना सागर जैसा दिल। श्याम जी कृष्ण वर्मा पत्र निकाल रहे थे। पहला पत्र जो उन्होंने निकाला वो रत्नागिरी के नाम का निकाला और ये बताया कि जब तक हम आने वाले 18 लोग किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय, किसी भी राज्य से हों, एक साथ बैठ के भोजन नहीं करेंगे। सब एक साथ बैठ के भोजन। वो तो उसके लिए जो अंग्रेज स्कॉटलैंड यार्ड के लोगों ने नाम दिया था उस भवन का, जैसे वहां से स्वर निकलते थे, जैसे वहां से ये निडर सिंह बालक निकलते थे, इनके जो लेख निकलते थे, इनकी जो कविताएं लिखती थी, जो वहां प्रकाशित भी होती थी, ये एक एक अपने आप में ज्वालामुखी। मैंने कहा ना, कोई धधकता हुआ अग्निपिंड, ऐसे उस समय लेख थी। पहुंच गए सावरकर 1906 में श्याम जी कृष्ण वर्मा के एक छात्रवृत्ति पर। अब देखिए वो गुरु शिष्य परंपरा आरंभ हो रही है। जाते ही सावरकर ने कहा, आज से आप मेरे गुरु, राजनीतिक गुरु मेरे तिलक थे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने सावरकर के जाने का पूरा खर्चा अपने पास से दिया था और रिकमेंड किया था। श्याम जी कृष्ण वर्मा के इंडियन सोशियोलॉजिस्ट में जब विज्ञापन छपा था कि एक बालक जो राष्ट्र की सेवा में समर्पित हो, सरकार की नौकरी न करे, उसको छात्रवृत्ति मिलेगी, यहां आकर हमारे यहां रहे और शिक्षा का अध्ययन करे, राष्ट्र की सेवा का व्रत ले। और फिर जो दौर शुरू हुआ, मैंने जिनके नाम लिए, सावरकर, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने, जिस राज्य से आता था वहाँ का एक जो
जो ऐतिहासिक नायक है उसके नाम पर छात्रवृत्ति जाती थी। महाराष्ट्र से आने वाला जो सावरकर थे, शिवाजी छात्रवृत्ति। गुजरात से आने वाला स्वामी दयानंद छात्रवृत्ति। राजस्थान से आने वाला राणा प्रताप छात्रवृत्ति। यानी जगाते कैसे थे आपके अंदर वो भावना, वो राष्ट्र के पीछे वो लगन, समर्पित होने की, बलिदान करने की। ये सब लोग आके जब वहाँ इकट्ठे हुए, ये 15-20 लोग, मैडम कामा, श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला लाजपत राय, भाई परमानंद, मदनलाल धींगरा, वीर सावरकर, VVS अय्यर, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, हर आदमी अपने आप में एक एक कहाना लौहखंड, शिला जैसे एक एक। अब सबके नाम की पुस्तकें आ गई हैं, पूरी पूरी सबके ऊपर जीवनियां। ये कैसा संयोग था कि एक साथ 15-20 लोग, प्रेरणा देने वाले श्यामजी कृष्ण वर्मा, आर्थिक सहायता के लिए तो जैसे कुबेर बनके सरदार सिंह राणा, छात्रवृत्ति घोषित कर रहे हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा, छप रही है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्र में। धन जितने चाहो बुला लो श्याम जी, जितने चाहो बुला लो, सबका आर्थिक व्यय में श्याम, इंडिया हाउस खरीदना है, 8,000 पाउंड में खरीदा था श्याम जी ने 1905 की 1 जुलाई को। जब बेच के पेरिस भागने लगे साथ में सावरकर को देने के बाद, तब 7200, 7,200 में भेजा घाटे पर। वहाँ जाके फिर इंडिया अंग्रेज लोग पीछे पड़ गए थे, प्रेस किया था, अखबार जब्त हो गया था, उनके पीछे लग गए थे, छोड़ के सावरकर को। अब सावरकर ने उसको संभाला, लेकिन स्वयं बैठे नहीं घर पर। फ्रांस में 9 एवेन्यू, इनग्रे, पासी, पेरिस, जिसमें वहाँ इंडियन एम्बेसी थी 10 वर्ष पूर्व तक। 10 वर्ष पूर्व, ये देखिए दूसरा सहयोग, 10 वर्ष पूर्व इंडियन एम्बेसी पेरिस में जहाँ थी, 9 एवेन्यू इन ग्रे, वो श्यामजी कृष्ण वर्मा का मकान था। जहां आज इंडियन एम्बेसी है, आज का मतलब यह है कि 2001 में मैंने देखी थी, चित्र भी है मेरा वहां खड़ा। वो जो महल था वो सरदार सिंह राणा का था, आज इंडियन एम्बेसी वहां है। ये और ये स्थान छोटे मोटे नहीं थे, महल जैसे मकान थे वहां, जिसमें ठाठ से रहते थे अकड़ के। और जो उनके कार्य है वो तो आ ही रहे। सबसे पहले श्यामजी कृष्ण वर्मा ने आते ही कहा कि सावरकर मुझे जीने नहीं देने हैं, मेरे लेखों पर, मेरे कमेंट्स पर, मेरे एडिटोरियल्स पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में चर्चा होती है, मेरा तो रहना मुश्किल हो गया है। लंदन इज टू हॉट फॉर मी नाउ, आई मस्ट शिफ्ट ओवर टू पेरिस, तुम संभालो। और वो सावरकर के हाथों में, सावरकर ने कहा इसका सारा खर्चा और ये सब, एकदम राणा जी की तरफ इशारा किया, तुम्हारा कुबेर। और इस तरह से इंडिया हाउस की एक्टिविटीज़ फिर बढ़ रही हैं। वो एक केंद्र था, एक था जिसको स्कॉटलैंड यार्ड अंग्रेजी में कैसे कैसे नामों से पुकारता था। दे यूज टू कॉल इट ए बीहाइव, मधुमक्खियों का छत्ता। अगर इधर झांका भी तो चिपट जाएंगी, तुम्हारा खून पी लेंगे। देवर 15 और 20, 18 तो कमरे ही थे, कितने लोग रह सकते थे, ज़्यादा ज़्यादा एक में कभी 1-2 कोई मेहमान की तरह आया हो। उन 16 कमरों में रहने वाले ये 15-20 ये दीवाने, ये परवाने, ये मस्ताने, ये नर शार्दूल, देवर ह्यूमन लायंस, हिला के रख दिया था पूरे यूरोप को। पहला प्रमाण उसका, श्याम जी ने कहा मैं जा रहा हूं, अप्रैल में वो गए। 10 मई आ रही है, तुम्हें संभालना है। इंडिया हाउस में 1857 की 10 अगस्त की क्रांति की स्वर्ण जयंती सावरकर इस इंडिया हाउस में ऐसे करो कि विश्व पूरा देखे। ऐसी तो 1857 में भी नहीं थी जैसे लंदन में ये भारतीय लोग हैं, ये 1907 में मना रहे हैं। सावरकर ने कहा ठीक है। अभी देखिए 6 में आए हैं वो, 2 जुलाई को पहुंचते हैं इंडिया हाउस लेने के 1 वर्ष बाद। 2 जुलाई, 9 जून को बम्बई से निकलते हैं और 2 जुलाई लंदन पहुंचते हैं। और तैयार भी थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने कहा अब तुम संभालो, मैं 1-2 सप्ताह बाद आता रहूँगा। उस समय वो मकान सफ़ेद रंग का था,
उसको पीस हाउस का, शांति भवन का नाम दिया था, दिखाने के लिए श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। जब 15 दिन बाद दोबारा मिलने आए तब तक उसको लाल रंग में सावरकर ने रंगवा दिया और उसका नाम नीचे, इंडिया हाउस तो ऊपर होता ही था, भारत भवन, क्रांति भवन लिखवा दिया। आते ही श्याम जी को एक बार तो पहचाना ही नहीं गया, कहा सावरकर ये क्या किया? कहा आप उस समय श्वेत रंग को कह रहे थे ना, ये मकान नहीं है, ये इस भवन की परिभाषा है। आज से ये क्रांति का कुंड बनेगा, यहां से भारत की मुक्ति के संग्राम का अभ्युदय होगा। इसलिए ये, और उपमा क्या दी, सुबह सुबह आए थे वो, भेष बदल के अक्सर छुप के आते थे, अंग्रेज लोग पीछे थे। कहा वो देखो पूर्व की खिड़की से निकलता हुआ, उदित होते हुए सूर्य की रक्तिम किरणों से मेल खाता ये लाल इंडिया हाउस, ये लाल क्रांति भवन। ये इतने लोग और ये साहस। और इस 10 मई को एक पत्र भी लिखना है सावरकर तुम्हें, जो बताए कि 1857 में क्या हुआ था, हम क्यों मना रहे हैं ये पर्व, क्रांति पर्व, स्वतंत्र पर्व, या उसकी स्वर्ण जयंती। सावरकर ने वो प्रपत्र जो तैयार किया, आप कृपया वो 5 पृष्ठों का, 4.5 पृष्ठों का, 1250 1300 शब्दों का, वो एक बार उस निबंध को पढ़ ले। मेरी कई पुस्तकों में मिलेगा, मूल भी मिलता है, अब तो खैर पूरी किताब भी आ गई है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस सावरकर की, वो बहुत बाद में लिखी गई। उस समय इसकी 800 या 1000 प्रतियां निकाल के उस रोटेटर पर और फिर नगर में वितरित की गई थी। उसकी 4 पंक्तियां उसकी, ये 1907 के श्याम जी के ये शिष्य सावरकर का 1857 पर लिखा हुआ पहला शोध प्रपत्र, जो लंदन टाइम्स में उनके एक दोस्त थे गाई एल्ड्रेड, जो बाद में उन्होंने बायोग्राफी भी लिखी सावरकर के ऊपर, द गोल्डन इको, वो छपा लंदन में। और दूसरे दिन लंदन के 4 अखबारों ने, लंदन टाइम्स, मैनचेस्टर गार्जियन, न्यूज़ एंड व्यूज़ और मिरर, 4 पत्रों ने उसकी 4 पंक्तियां छाप दी उस प्रपत्र की, जो 4.5 पेजेस में था। मैं 40 साल तक अंग्रेजी का प्रोफेसर रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मैं अगर 40 साल में लिखने की कोशिश करूँ वैसी अंग्रेजी जो सावरकर ने उस 4.5 पेज में लिखी, नहीं कर पाऊंगा। एक एक अक्षर अंगारा 4 पंक्तियां जो गाई एल्ड्रेड ने लंदन टाइम्स के 3 पन्ने पर नगर के समाचारों में छापी थी, एक बॉक्स आइटम में, 5 पंक्तियां। वो पंक्तियां थी, द वॉर दैट बिगेन, दैट ब्रोक आउट ऑन द 10th of May 1857 is not over on the 10th of May 1907, nor shall it cease to be, C-E-A-S-E, stop, nor shall it cease to be till a 10th of May to come sees the mother India, soaked into the blood of martyrdom, or glittering with the beams of independence. ये भाषा सीधा अपना टूटा फूटा जो मैंने उसका हिंदी अनुवाद किया वो ये था, स्वातंत्र का वो समर जो 10 मई 1857 को मेरठ में आरंभ हुआ था, आज 10 मई 1907 को समाप्त नहीं हुआ और तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक भारत माँ के भाल पर सुसज्जित मुकुटमणियां या तो स्वर्णिम रक्तिम आभा से जगमगा उठेंगी या शहीदों के लहू में नहा जाएंगी। Soaked into the blood of martyrdom or glitter with the beams of independence. ये उन्होंने छापा और उसके बाद जो लंदन में एक हड़कंप हुआ पूरा का पूरा, उसको गाई एल्ड्रेड को बुला के प्रेस काउंसिल में कहा तुमको हटा दिया जाएगा, ये बताओ तुमने, देखिए जरा इन लोगों का, ये श्याम जी का भाव, तुम संभालो सावरकर इस 10 मई को जो तुम्हें करना है, मैं रिपोर्ट इसकी पेरिस में देखूंगा।
10th मई 1907। ये सावरकर को आए हुए अभी 1 साल नहीं हुआ है। हाँ, जुलाई में गए थे, ये अगस्त, अगला मई आई है, अभी 1 महीना कम है। ये जब छपा तो गाय एलियट को बुलाया गया। प्रेस काउंसिल ने कहा, ये तुमने क्या छापा है? व्हाट बाल्डरडेस्ट नॉनसेंस हैव यू प्रिंटेड हियर? दिस इज आउट एंड आउट आउटरेजियस एंड अगेंस्ट द ब्रिटिश अथॉरिटी, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। ये तो हमारे विरुद्ध है। आप जानते हैं गाय एलियट का उत्तर क्या था? आप जो भी समझें, बट आई वॉन्टेड टू मेक एन एक्सपेरिमेंट। क्या भाई, क्या तुम प्रयोग कर रहे थे इसको छाप के? अंग्रेजों के विरुद्ध लिख रहे थे तुम, ये छाप रहे थे पंक्तियां? कहा नहीं, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था। आई वॉन्टेड टू सी वेदर, आप देखिए जरा, आई वॉन्टेड टू सी वेदर, वाई नहीं, आई वॉज वंडरिंग वाई द पेपर इज नॉट रिड्यूस टू एशेज। मैं केवल ये प्रयोग कर रहा था कि अखबार जो है उसका कागज इन धधकते हुए अंगारों जैसे अक्षरों की ऊष्मा को झेल पाएगा। वाई द पेपर इज नॉट रिड्यूस, छप कैसे पाया इसके पास? ये अखबार अभी तक साबित कैसे है बिना जल के? इसमें से तो धुआं निकल रहा। उसने हंस के कहा, प्रेस काउंसिल के जो इंचार्ज था वहां पर ऑकलैंड, उसने कहा कि स्टॉप दिस नॉनसेंस, टीयर इट ऑफ एंड थ्रो इनटू पीसेस, थ्रो इट इनटू टेम्स, जो लगभग नदी है। गाय एलियट हंस के बोला, नेवर डू दैट, इट शैल पुट द टेम्स ऑन फ्लेम्स। टेम्स में आग लग जाएगी अगर ये पन्ना जला दिया तुमने तो। ये उस समय की 2-4 घटनाएं, 2-4 पंक्तियां लेख, बाद में वो पूरी पुस्तक लिखी गई जिसको विंस्टन चर्चिल ने अपने सिराने रखा। गीता या गीता रहस्य की तरह इसको पढ़ता था और अपनी आत्मकथा में, संस्मरणों में ये लिखा है, मैंने किताब में कोट किया है, जब जब हमारी सेनाएं दोनों विश्व युद्ध में पीछे हटती थी, हतोत्साहित होती थी, शिथिल पड़ जाती थी, मनोबल टूटने लगता था, मैं सावरकर की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की ये पंक्तियां उन्हें पढ़ के सुनाता था और उनमें एक नई ऊर्जा, नई चेतना। Every time my forces felt depressed, felt disheartened, I would read out the last 2 chapters of Indian War of Independence based on Madam Kama, based on Lakshmi Bai and Tatya Tope, and it would infuse into them a new spirit, rejuvenate their jaded spirits and put a new fire into their spirits. ये 2 अंतिम अध्याय आप पढ़े उस 1857 को। इस सब के उस पुस्तक को छपवाने का व्यय 460 पाउंड राणा जी ने दिया। पैम्फलेट तो छप गया वो 1000 के करीब, लेकिन उनका तो हाथ जैसे यहां पड़ा रहता था। बोलो किस काम के लिए चाहिए? राष्ट्र के किसी काम के लिए। लो, ये तो कथा मेरे ख्याल से यहाँ के लोगों को मालूम होगी कि जब पंडित जी की पत्नी कमला नेहरू, उनको क्षय रोग हुआ, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, कंजम्पशन ऑफ लंग्स, और उनको जेनेवा रिकमेंड किया, और वहाँ जैसे ही उनके ऑपरेशन का दिन हुआ देखने के लिए, तो उन्होंने मांगा वहाँ पर, जो भी रहा होगा, शायद मुझे मेरी ज्ञान में जो आया है सुनने में, उस समय 700 स्विस फ्रैंक मांगे गए थे। आज भी होता है 5 लाख रुपए रख दो तब ऑपरेशन होगा इस बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, तब बाईपास सर्जरी होगी। वहाँ जितना मांगा था सुना है उससे 1.5 700 किसी ने बताया मुझे, 750 बताया, कोशिश भी की, खैर वो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं मिला। वो सरदार सिंह राणा लेके पहुँचे और ये रख दिया कि शुरू करो। हालांकि वो ऑपरेशन सफल नहीं हुआ और वो बेचारी नहीं रही, लेकिन ये भी उसमें एक प्रसंग जोड़ दूँ, उसी अपने रंगीले चाचा का एक प्रसंग। आपको इलाहाबाद नैनी जेल से पत्नी से मिलने के लिए 1 साल की छुट्टी मिली पंडित नेहरू को। जाओ जेनेवा जाओ, पत्नी की सेवा करो, देखो उसका बहुत अंतिम अवस्था आ गई है। पूछिए पंडित जी ने कितने दिन जेनेवा में बिताए? 1 सप्ताह से 2 दिन कम। पूछिए हजरत से 365 दिन में 360 दिन कहाँ थे? कोई लंदन का यूरोप क्लब और पार्टी और वो नहीं थे जहाँ पंडित जी न नजर आए। वो कहा ना आपसे, रंगीले राजा थे अपनी तरह के, जो भी करते थे। अंततः मृत्यु के समय भी वहाँ नहीं थे, हुआ था। खैर वो अलग की बात है।
7 आई 8 में ये पुस्तक आ रही है हमारी द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो उस समय 30 पाउंड कीमत लिखी थी। तब रुपए और पाउंड में बहुत फर्क नहीं था, शायद कुछ एक आध का ही अंतर था। आज की तरह नहीं है कि वो 60 रुपए और एक डॉलर या 1 पाउंड या 1 यूरो जो भी है उस समय। अडवाणी जी का ये कहना है कि मैंने कराची में वो पुस्तक 30 रुपए जिस पे लिखा हुआ था इंडियन करेंसी में, जब यहाँ आई 300 रुपए में कराची में खरीदी थी। और पढ़ के जितना रोमांचित हुआ, मैं प्रेरित हुआ, जब पहली बार मैं पार्टीशन के बाद कराची से बंबई आया तो सबसे पहले मिलने सावरकर जी के पास गया था। दूसरा प्रसंग अभी 6 हुआ है, 7 हुआ है। 7 की अगस्त में ये कार्यक्रम बना कि मैडम कामा और सरदार सिंह राणा ये ध्वज लेके स्टुटगार्ट जर्मनी जाएंगे और वहाँ ध्वज फहराएंगे। और जैसा मैंने बताया, इन्होंने जानबूझ के अखबारों में ये विज्ञापन भी दे दिया और पुलिस पीछे पड़ गई इनकी। सरदार सिंह जी जा रहे थे, उनको रोका गया, उनको ये देखा गया, उनको वहाँ देखा गया, रूट भी अपना बता दिया, लेकिन उस रूट पर जाएंगे जो बताएंगे, पुलिस सब वहाँ ढूंढ रही है। और मैडम कामा अपनी साड़ी में छुपाकर जो ध्वज वहाँ ले गई थी वो आपके समक्ष है, जो वहाँ लहराया गया था 18 अगस्त को। और उसके बाद का जो मैडम कामा का भाषण है, अगर कोई वैसा सचमुच उस ओज, उस स्वर, उस उच्चारण के साथ पढ़ दे तो आप सुन नहीं पाएंगे। विश्व के तमाम देशों ने पहली बार खड़े होकर भारत के लिए प्रार्थना की और उनके ध्वज लहराने के बाद सब लोग खड़े, 500 से ऊपर डेलीगेट्स थे विश्व भर से, जिन्होंने तब भारत मुक्ति की कामना की थी। अंत तक जहां जहां काम आया, जब जब काम आया, जितना आया, इन 2 लोगों का जो एक से एक बड़े 3 पुस्तकें उसके बाद और वहां छपी। मैज़नी, सबसे बड़ा इटली का योद्धा जिसका चित्र इटली के घर घर में लगता है, मैज़नी और गैरिबाल्डी, ज़रूर नाम सुना होगा। जैसे शिवाजी और राणा प्रताप, जो भारत के इतिहास में ये लोग हैं, वही मैज़नी और गैरिबाल्डी है। उनकी पुस्तक छपी, उसका व्यय आ रहा है। कहाँ जाएं सावरकर? पहले कहा श्याम जी ने ये पुस्तक हम पेरिस में छपवाएंगे, फ्रेंच में ट्रांसलेशन होगा, हुआ अंग्रेज़ी में ही, लिखा, भेजी गई। उसका सारा व्यय, उसकी वहाँ से भेजने की व्यवस्था भी किसी व्यक्ति के हाथों, वो फिर नासिक आई। नासिक में उसे सरदार लोग जैसे अपने गुरु ग्रंथ साहब को निकालते हैं चवर हिलाकर डोलाते हुए, ऐसे वो नासिक की गलियों में निकाला गया। दूसरे दिन पुस्तक प्रतिबंधित, हालांकि तब तक लोग कहते हैं कि नासिक ने के बच्चे ने वो पुस्तक पढ़ ली थी। आगे बढ़ के 2 प्रसंग आपको और सुनाता हूं, एक राणा जी का, एक श्याम जी कृष्ण वर्मा का। पेरिस आ चुके हैं अब श्याम जी कृष्ण वर्मा, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट अब फ्रेंच में छप रहा है। उनके साथ वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय पहुंच रहे हैं, वो वहाँ से अपना अखबार निकाल रहे हैं, तलवार, मैडम कामा के साथ मिलके। उसी समय लाला हरदयाल पहुंच रहे हैं अमेरिका और अपना अखबार निकाल रहे हैं, गदर। ये तीनों लोग मिलके पेरिस में इन्होंने एक दूसरा इंडिया हाउस स्थापित किया। नाम उसका इंडिया हाउस नहीं था, उसका था द हाउस ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता का भवन, मेन मेरिज पे। अब उसका कोई संकेत नहीं, उस बिल्डिंग का भी कुछ नहीं, कुछ वहाँ के पत्र हैं जिनका उल्लेख मिलता है। वहाँ उनके साथ जो काम करने वाले लोग थे फ्रांस में, वो ये तो थे ही, लेकिन शक्ति के लिए वहाँ एक सिन फिन मूवमेंट चलता है, तो आपने सुना होगा, वहाँ के आतंकियों का है, जो सबसे ज़्यादा आयरलैंड में है, उसके बाद फ्रांस में है, जो वहाँ लिबर्टी मांगते हैं अपना लिए। उस सिन फिन मूवमेंट ने आकर सबसे अधिक सहायता की इन क्रांतिकारी। जो बात पे मैं बल दे रहा हूँ वो देखे कि ये 10, 12, 15 लोग जो यूरोप में, लंदन में गए, इन्होंने पूरे पूरे देश पर अपना जादू कैसे फैलाया, कैसे हजारों सैकड़ों की तादाद में लोग इनके साथ जुड़ते चले गए, इनके साथ आते चले गए। इनकी संस्थाएं, इनके पत्र, इनकी पुस्तकें, इनकी लेख, इनकी कविताएं
पेरिस में एक समय में यह हाल हो गया था कि नए इंडियंस को वीज़ा देना बंद कर दिया था, क्योंकि सबसे पहले ये कहा जाता था कि ये कहाँ जा रहे हो ठहरने, हाउस ऑफ लिबर्टी। इधर इंडिया, भारत भवन जर्मनी में उसी समय शुरू हो गया, और जर्मनी में जो शुरू हुआ, इन लोगों का असर वहाँ पर, पहले लाला हरदयाल वहाँ गए। जर्मनी की तो आपको मालूम है, सरदार सिंह राणा की पत्नी भी रेसी वो जर्मन की ही थी, मगर क्या समर्पित महिला थी, कितनी भाषाएं जानती थी। और उन्होंने तो लिखा था, यहाँ विवाहित थे जब वो लंदन गए थे, और यहाँ उनकी पत्नी आपके इसी सौराष्ट्र में सोनबा, कस्तूरबा सोनबा, तो वहाँ उन्होंने लिखा कि इतने स्पष्ट रूप से लिखा कि मैं अभी अभी जिस महिला के संपर्क में आया हूँ वो अद्भुत महिला है, इतनी प्रतिभा संपन्न है, इतनी भाषाएं जानती है, इतना अच्छा लिखती बोल, और मेरे तालमेल विचारों का इतना उसके साथ बन गया है कि शायद भारत की मुक्ति के लिए जो मैं शपथ लेके आया हूँ, जो अभियान मैंने यहाँ उठाया है, मुझे शायद उसके साथ एक राजनीतिक विवाह करना पड़ेगा। अपनी पत्नी को ये पत्र लिखा, और पत्नी का उत्तर था, तुम्हें संपूर्ण अधिकार है, अगर तुम भारत की मुक्ति के लिए कोई भी कदम उठाओगे, दूसरा विवाह करोगे, तो मेरी ओर से अनुमति भी है, सहमति भी है, सहयोग भी है। एक बात मेरी मान लेना, जो हमारी शादी पर सुहाग का जोड़ा आया था वो मैं तुम्हें भेज रही हूँ, उसको पहली बार ये पहनाना, उसका चित्र मुझे ज़रूर भेजना, और उसका नाम, या अंग्रेज़ी नाम तो हम नहीं मालूम, उसका नाम रखना गीतांजलि। ये उस वर्ष की कथा है जिस वर्ष टैगोर की गीतांजलि को नोबेल प्राइज़ मिला था और विश्व भर में टैगोर की चर्चा हुई थी। 1913 और 14 की बात। ये छोटी छोटी बातें विश्व भर में हलचल मचा देती थी। उसी समय ऑफर आया था टैगोर के पास कि जर्मनी में अनुवाद हम आपकी पुस्तक का करें, लेकिन टैगोर तो उसके बाद ऐसे खो गए, भूल गए कि अपने शांति निकेतन में ही चले गए, हो गया। श्यामजी कृष्ण वर्मा को फ्रांस में भी धमकियां मिलनी शुरू हो गईं। चोर चोर तो हैं दोनों, इंग्लैंड और फ्रांस दोनों विश्व युद्ध में भी एक दूसरे के पूरक थे, साथ साथ लड़े थे। दूसरे विश्व युद्ध में भी दोनों लड़े थे। सावरकर को जब पकड़ के ट्रायल चलाया गया, जब वो फ्रांस की भूमि पर चले गए थे, एंड ही बाय इंटरनेशनल लॉ ऑफ असाइलम ही शुड हैव बीन ट्राइड अंडर द गवर्नमेंट और द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ फ्रांस। फ्रांस वालों ने पकड़ के उनके इंग्लैंड को लौटा दिया, और उनको उन्होंने 50 वर्ष के लिए अंडमान के कालकोठरी में। तो वो दोनों चोर चोर मौसेरे भाई। फ्रांस में भी प्रेशर हुआ, और श्याम जी ने कहा, उनसे कहा गया कि अब आप जाइए, विश्व युद्ध छिड़ने को था, फ्रांस इंग्लैंड एक साथ थे, वहाँ से भेजा गया। मगर श्याम जी के ऐसे टूटने वाले थे, जेनेवा गए, स्विट्जरलैंड, वहाँ फिर इंडियन सोशलिज्म शुरू किया। और उस इंडियन सोशलिस्ट की जेनेवा नगर में 5000 की पॉपुलेशन में 500 कॉपियाँ छपती थी। फ्रांस में तो खैर 1000 से ऊपर भी छपती थी उनके घर। तीसरी बार वो पेपर शुरू किया, और उसी वही आग अंदर, वही संपादकीय, वही लोगों के लिए जोश, और भारत माँ की मुक्ति संघर्ष के लिए उसी प्रकार के लेख। वहाँ तक ये अंतिम समय तक चलता रहा। 30 मार्च 1930 को जब श्याम जी अंतिम रूप में बहुत बीमार पड़े, लेकिन लोग कहते हैं कि आखिरी 3-4 महीने पहले उन्होंने अपना अखबार बंद किया था। वहाँ भी वो अखबार बैन हुआ, लेकिन वो छपता रहा उनका वो कार्यक्रम। राणा जी को जब ये समाचार मिला, नेहरू से उनके बहुत अच्छा संपर्क था, व्यवहार था, उनका दोष नहीं है, तब तक नेहरू जी के रंग निकल के आए नहीं थे पूरे, आ तो चुके थे, अब तो उस पर फिल्म भी बन चुकी है। उनको नेहरू जी लेने आए थे जब वो 47 में भारत की आज़ादी का समाचार सुनकर खुश हुए कि अरे अपनी मातृभूमि में लौटना रहा। जो शपथ लेके निकला था वो पूरा हुआ, वो स्वप्न साकार हुआ। चलो 47 में भारत आए, मगर जो भारत की दुर्दशा थी 47 में, अगस्त में ही आए थे यहाँ, मगर जब आके देखा
कि यहाँ से जो लाहौर ट्रेन जा रही है उसमें शव ही शव हैं, लाशें ही लाशें हैं, खून ही खून है। पाकिस्तान से जो ट्रेन यहाँ आ रही है वहाँ खून ही खून है। महिलाओं और बालिकाओं को पेशावर में उछाला जा रहा है, चित्र खींचे जा रहे हैं, और छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, शर्त ये लगती थी कि छोटी सी बच्ची को इस तरह ऊपर उछालो कि जब वो नीचे आए तो भाले की नोक पर उसकी योनि हो, उसको पुरस्कार मिलेगा। कहाँ पढ़ा है आपने ये इतिहास और ये कथा और इन चित्रों की प्रदर्शनी जो हुई है वहाँ पाकिस्तान? कभी सुना है? 80 लाख लोग, 1 करोड़ लोग वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, खून ही खून, लाशें ही लाशें, महिलाओं के साथ बलात्कार। और फिर ये गीत भी गाएंगे आप, बिना खटक बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। कैसे आपका मन कैसे करता है गाने का? वो दिन रुदन का है, शोक का है, रोने का है, वेदना का है, संवेदना का है, पीड़ा होती है। पंजाबी परिवारों से पूछिए कि चले थे पेशावर से 12 लोग परिवार के, सोना चांदी बटोर के जल्दी में, अमृतसर तक आते आते 6 रह गए, पानीपत तक आते आते 4 रह गए, दिल्ली आते आते 2 रह गए। सोना नहीं, चांदी नहीं, फटे हुए कपड़े, लहू लोहान, क्या धू धू करके भारत जल रहा है, वहां से यहाँ तक, यहाँ से वहां तक, लाशें ही लाशें थाली में रख के वो दे गए। और इतनी, क्या कहा जाता है उसको, रक्त विहीन क्रांति, बूंद नहीं गिरी। 15 अगस्त सचमुच नाचने का दिन है क्या? इल्यूमिनेशन का दिन है। भारत माँ के टुकड़े करके, तोड़ के, लहला के लहू में इधर से उधर क्या देश का हाल हुआ था। इस तरह से छटपटा तो रही थी माँ, छटपटा रही थी मुक्ति के लिए। उसने भी कहा इन सब लोगों से जिनके हाथ में सत्ता आई, काटो मेरी बेड़ियां। उसने कहा माँ तेरी कितनी बेड़ियां हैं, जात पात धर्म, छोटा बड़ा ऊंचा नीचा, मैं तुझे ही काट दूं ना। उस समय के नेता तुझे ही काट देते हैं, ले लाहौर उधर रख, हमें अमृतसर दे दे, ले सियालकोट उधर रख, हमें जम्मू दे दे, ले ढाका उधर रख, हमें कलकत्ता दे दे, ले कराची उधर रख, हमें मुंबई दे दे। कमर से काट के टुकड़े करके, पहले भारत माँ के, फिर उसके सपूतों के, फिर उसकी बालिकाओं के, फिर उसकी महिलाओं के। हर 15 अगस्त को कितना हर्षोल्लास से, मैं 10 वर्ष का था जब मेरे मुंह से एक पंक्ति निकली थी, 37 का जन्म है मेरा। पंक्ति थी कि खून से लथपथ भारत माँ को जिस दिन काट के बांटा था, खून से लथपथ भारत माँ को जिस दिन काट के बांटा था, हाय उसी दिन आजादी का पर्व मनाया जाता है। कोई और दिन नहीं मिला तुम्हें। रोने का दिन है, बिलखने का दिन है, शोक का दिन है कि ये इतिहास को इस तरह से कैसे होगा। राणा जी ने जो ये दृश्य देखा, जो ये घटनाएं देखी, जो फिर यहाँ भ्रष्टाचार देखा, जो लोगों का कहा, मैं ऐसा भारत तो नहीं सोच के आया था। 4-5 महीने शायद यहाँ रुके थे, फिर कहा भाई जैसा भी हो, वो यवनों का देश इससे बहुत अच्छा है, चलो वापस चलो लंदन में। नहीं सह पाए, नहीं देख पाए उस खून में नहाई बिलखते भारत माँ की दुर्दशा, सामाजिक दशाएं, और नेताओं द्वारा जो उस समय हो रहा था कि हड़प लो, कुर्सी से चिपक जाओ, 5 पीढ़ियों तक छोड़ना मत भारत को, खून चूसना इसका, और 6ठी पीढ़ी को डिक्लेयर तो कर ही दो कि शहंशाह सलीम तैयार हैं राज्याभिषेक के लिए, आज़ाद। हाँ, 10 वर्ष तुम राजनीति में नहीं आए और तुम्हें राज सिंहासन पर ताजपोशी के स्वप्न देखने लगे। क्या इतना जुल्म तो मत करो। जिनकी पीढ़ियां की पीढ़ियां होम हो गई भारत के लिए, उनको कुछ नहीं। इस सावरकर परिवार के 3 भाई जो एक समय में आजीवन कारावास भोग रहे थे, सबसे बड़े बाबा राव सावरकर, उससे छोटे विनायक सावरकर, उससे छोटे डॉक्टर नारायण राव सावरकर, तीनों आजीवन कारावास भोग रहे थे। तीनों को एक दूसरे के विषय में नहीं मालूम था। अंडमान में रह के भी दोनों भाइयों को नहीं मालूम था। अंग्रेज इस तरह से रखते थे। जब बाद में पता चला तब उन्होंने कहा कि देखो ना, जो शपथ मैंने
चाफेकर बंधुओं के बाद अष्टभुजा देवी के चरणों में बैठकर ली थी, वो स्वप्न साकार हुआ ना। हम तीनों भाई, तीनों आजीवन कारावास, तीनों पर अपराध क्या है? अंग्रेजों के विरुद्ध सिंहासन को उलटने का योजना और षड्यंत्र। इतिहास के पन्नों पर अंतिम पंक्ति में भी नहीं मिलेगा। अपना सब कुछ दांव पे लगाकर उन पर हिम्मत कर पहली बार लंदन जाकर शून्य तापमान के नीचे कंधों पर कैमरा रखकर सावरकर राणा जी, श्याम जी पर फिल्म बनाई, लंदन में शूटिंग की, सीरियल बनाया। 5 लाख से ज़्यादा रुपया, जब मैं इस टीचर था, मित्रों ने मिलके जो भी किया, कुछ पहली शूटिंग के लिए कोई यूनिट भारत के बाहर गया था, दूरदर्शन धारावाहिक सीरियल सावरकर पे बनाने के लिए, और लंदन हिल उठा इस नाम से। यहाँ भारत सरकार को दिया, दूसरे दिन लिख के आ गया, इस तरह के क्रांतिकारियों को दिखाने से आतंकवाद को बल मिलेगा, हिंसा को बढ़ावा मिलेगा, ये धारावाहिक पास नहीं होगा। हमें वो थमा दिया गया। 5 वर्ष पूर्व सावरकर पर एक जीवनी लिखी, प्रकाशन विभाग में 1904 तक लिख के देनी थी, जब हमारा भाजपा का शासन था। वो वहाँ गई। 4 महीने पहले जैसे ही रिजल्ट आया, ये कहा गया था 28 मई को पुस्तक का विमोचन होगा, 12 भाषाओं में आप भाषांतर के लिए लोगों को ढूंढिए, तैयारी होगी। अडवाणी जी मेरे लिए आ रहे थे 28 मई को। 13 मई को रिजल्ट आया, तख्ता पलट गया, मान्यताएं बदल गई, मूल्य बदल गए, नायक बदल गए, नायक खलनायक हो गए, नाटक की स्थिति बदल गई, पुस्तक हमारे पास लौट के वापस आ गई। हमें तो तब से जो सावरकर को मिला, जो श्याम जी को मिला, जो राणा जी को मिला, जो और लोगों को मिला, तिरस्कार, अपमान, अवहेलना, लांछन, उपेक्षा, यही आज तक मिल रहा है। देखिए इस नए युग में जो जिसकी इतनी वाह हो रहा है, इसमें कहीं इन लोगों को स्थान, मान सम्मान मिलेगा। उसका एक गीत था जो पहले ही गीत के साथ सुधीर फड़के ने, अगर आपने उनका नाम सुना है, इतने बड़े संगीतकार, जिनके साथ मिलके फिर मैंने फिल्म बनाई वीर सावरकर पर। जब धारावाहिक नहीं हुआ तो फिर 15 करोड़ रुपया मांग के लोगों से लेके दिया भी संस्थाओं ने। बाद में अटल जी ने भी इसमें 3 करोड़ रुपया दिया। 2001 में उसका विमोचन हुआ। आप सब लोगों को वो उपलब्ध है अब तो, वो फिल्म CD के फॉर्म में आप ले सकते हैं उसको, कहीं से भी 100 रुपये में ही मिल जाती है। वो पूरी फिल्म तैयार की, उसमें एक गीत डाला था, वो गीत आप सुने, जो शुरू में चलता था जब कास्टिंग आती थी। ये जो लंदन में शूटिंग की थी, वहीं मौलिक स्थानों पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाके, ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी में जाके, मदन लाल धीरा को जहाँ फांसी दी गई थी, उसका वही फांसी का फंदा निकलवा के उसको शूट करके इस तख्ते पे लटकाया गया था। ऊधम सिंह को, जलियांवाला बाग डायर को मारने वाले का, उसी कमरे में जाके वहीं शूटिंग करके, इंडिया हाउस के अंदर की शूटिंग करके, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर स्पेशल शूटिंग लेके, जिस ग्रेज इनमें पढ़ने गए थे लॉ, वो श्यामजी कृष्ण वर्मा के निवास के अंदर जाकर शूटिंग करके, जहाँ वो रह रहे थे, पेरिस के उन मकान में जहाँ वो थे, वहाँ शूटिंग करके। सरकार को कुछ पसंद नहीं आया। ये सब लोग आतंकी थे, देश के शत्रु थे, देश के दुश्मन थे, क्योंकि शक्ति में विश्वास करते थे। दूसरी बार भी यही हुआ। उस फिल्म को भी पास तब हो पाई वो हमारी फिल्म जब अटल जी प्रधानमंत्री बने, तब उस पुस्तक का विमोचन दिल्ली में वहाँ पहली बार 2001 में हुआ था। जो गीत उसमें था, बस 2 चीज़ें आपको सुनाऊंगा, बस उस गीत की कुछ पंक्तियाँ अगर याद आ जाएं, और उसके बाद एक मेरा परिचय जो राजू भाई ने दिया, मैं क्या था, क्या किया अब तक, और एक जो आपकी बहुत स्वाभाविक जिज्ञासा होगी, आज क्या कर रहे हो हरींद्र इस 78 वर्ष की आयु में, उस प्रश्न का उत्तर। मेरा जन्म कहाँ हुआ तो क्या आपने तोप मारा? आप पहले आदमी हैं जो जन्मे थे या BA किया, MA किया, रिसर्च की, PhD की, DLiT की, पुस्तकें लिखी, विदेशों में गए, सैकड़ों पर, हज़ारों, लाखों लोग हैं। कुछ ऐसा आप कर रहे हैं जो बहुत कम लोग कर रहे हैं, या शायद मेरी दृष्टि में अपने तरह का मैं एक अनोखा काम कर रहा हूँ। वो परिचय अपने स्वर में एक कविता के रूप में दूंगा, और उसके साथ ही आपसे अनुमति लूंगा। पहले वो गीत अगर याद आ जाए, बहादुर शाह जफर ने रंगून में
अंतिम समय में एक गज़ल लिखी थी जिसकी पंक्तियां थी, गज़ल क्या था वो, जोशीला गीत था, हुब्बुल वतनी का, देश प्रेम से ओतप्रोत वो गीत था। गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, सुना होगा कुछ लोगों ने। गाजियों में, लड़ने वाले नौजवानों में, हमारे क्रांतिकारियों में, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी देख हिंदुस्तान की। उसका पहला अंतरा आता था कि सर फिरे गोरे इधर थे और सर फिरे गोरे उधर थे और इधर थे सरफरोश। ये युद्ध था किन किन में, सर फिरे पागल और इधर सरफरोश, सर कटाने को हमेशा लालायत, कफन बांध के जो घर से निकलते थे। सर फिरे गोरे उधर थे और इधर थे सरफरोश, माँ की बेड़ी काटने या सर कटाने का था जोश। सारा लंदन थरथरा उठा था, लंदन थरथरा उठा था लंदन। नहीं आ रहा है, दूसरा देखता हूँ याद करके। सर फिरे गोरे उधर थे और इधर थे सरफरोश, माँ की बेड़ी काटने या सर कटाने का था जोश। हिल उठा था सारा लंदन, थरथरा उठे थे लोग, ये कहानी है उसी संघर्ष और बलिदान की, तख्त लंदन तक चलेगी देख हिंदुस्तान की। दूसरा था तमस तट के तामसी वे, टेम्स, हमने तमस लिया उसका हिंदी नाम, तमस माने तमस युग, मैला, अपवित्र। तमस तट के तामसी वे, तमस तट के तामसी वे, सिंधु के जल बिंदु हम, उनको ताकत का नशा था, हमको थी माँ की कसम। विश्व जीतो, इम्पीरियल, विश्व जीतो घोष उनका, अपना वंदे मातरम। इस तरह टक्कर हुई पर्वत से एक चट्टान की, तख्त लंदन तक चलेगी देख हिंदुस्तान की। अंतिम था 15 वर्ष 20 वर्ष पुरानी बात होगी, अपने गीत भूलते तो नहीं। तख्त लंदन तक चलेगी, चलिए उस गीत को छोड़ता है। वो मेरा परिचय मेरे शब्दों में। आज का हरींद्र इस आयु में यहाँ क्यों आया है, भटकता क्यों फिरता है? कोई पूछे इस दिए में अब कितना तेल बचा है, इस आयु तक कितनी ऊर्जा रहती है आप में। 120 मिनट तक तो खड़े होके बोलता हूँ 1000 आदमियों के आगे, आज भी शायद 60 मिनट तो हो चुके शायद, लेकिन कोई गर्व की बात नहीं है। कोशिश करता हूँ इतना और संभालूँ अपने आप को और लोगों को और अधिक समय तक। ये उसी का उत्तर है कि आप ये तुमने किया, ये किया, ये किया, ये सब अतीत, ये सब व्यतीत, ये सब इतिहास, ये सब भूत था। मतलब ज़माने में इसकी शान थी, अब तो ये शमशान है, कुछ नहीं। आज क्या कर रहे हो, वो उत्तर है मेरा कुछ पंक्तियों में। ध्यान आपका। जिंदगी किस तरह बिताता हूँ आज का हरींद्र, मेरी दिनचर्या, मेरी जीवनचर्या, मेरे लक्ष्य, मेरे स्वप्न, मेरा ध्येय। जिंदगी किस तरह बिताता हूँ, बैठिए आपको बताता हूँ। ठंडे लोगों से मुझे नफरत है, ढीले ढाले, खोखले, पिलपिले, बिना आग के चरण चुंबन करने वाले ये चाटुकार। जिंदगी किस तरह बिताता हूँ, बैठिए आपको बताता हूँ। ठंडे लोगों से मुझे नफरत है, आग पीता हूँ, आग खाता हूँ, आग पीता हूँ, आग खाता हूँ। मंदिर मस्जिद से दूर रहता हूँ, जो कह रहा हूँ वो अक्षरशः मेरे लिए वेद सत्य है। मंदिर मस्जिद से दूर रहता हूँ, घंटे घड़ियाल से नहीं रिश्ता, मुझको कोई आरती नहीं आती, पूजा उपवास में नहीं रखता। मैंने मन्नत कभी नहीं मांगी, मैंने जन्नत कभी नहीं मांगी, मैंने माथा कभी नहीं टेका। चारों धामों से हूँ अभी वंचित, एक भी धाम नहीं देखा भाई। चारों धामों से हूँ अभी वंचित, अंडमान 5 बार हो आया मेरा तीर्थ स्थल। वो कोल्हू का बैल दिखाओ भाई, जहां लहू गिरता था या पसीना गिरता था, वंदे मातरम का ओज
आकाश चीरते हुए स्वर गुजरते थे, जिन कैदियों को यहाँ जोता जाता था बैलों की तरह। वहाँ माथा टेको ना, देखो उस मिट्टी में कहीं कुछ लाल है, कोई पसीने की बूंद है, उठाओ उसे, ले आओ घर चंदन समझ के। मैंने माथा कभी नहीं टेका, मैंने मन्नत कभी नहीं मांगी, मैंने जन्नत कभी नहीं मांगी। चारों धामों से हूँ अभी वंचित, अंतमान 5 बार हो आया। बट बिफोर यू डिक्लेयर मी एज ए डिसबिलीवर, एज एन एथीस्ट और ए निहिलिस्ट और एन अनार्किस्ट, इससे पहले कि आप मुझे नास्तिक कहें, मेरा धर्म है चारों धामों से हूँ अभी वंचित, अंतमान 5 बार हो आया। हाँ मगर कोई जगह ऐसी दिखी, हाँ मगर कोई जगह ऐसी दिखी जहाँ गूंजा था मातरम का स्वर। सर कटे थे जहाँ पे वीरों के, गोलियां छातियों पे खाई थी, कोड़े बरसे थे नंगी पीठों पर। बस वहीं ठक से रुक जाता हूँ, पूरा माथा वहाँ झुकाता हूँ, 4 आंसू भी बहा आता हूँ, थोड़ी मिट्टी भी चुरा लाता हूँ, उसको माथे पे भी लगाता हूँ। जिंदगी इस तरह बिताता हूँ, आग पीता हूँ आग खाता हूँ। एक छंद और, जिंदगी इस तरह बिताता हूँ, आग पीता हूँ। फिर कभी रात के सन्नाटे में, फिर कभी रात के सन्नाटे में कलम को डालकर कलेजे में जो भी लावा सा फूट पड़ता है, वही लिखता हूँ, वही गाता हूँ, आप तक बस वही पहुँचाता हूँ। आप बुलाते हैं चला आता हूँ, जिंदगी इस तरह बिताता हूँ, आग पीता हूँ आग खाता हूँ। अंतिम पंक्तियाँ। अब अमरपान तो करके आए नहीं हैं, अमृत का समापन जब होगा, नश्वर ही हैं, जाना भी है। जब कभी जीवन से निबट जाऊंगा, आग की बाहों में सिमट जाऊंगा, आग हूँ आग से, जब कभी जीवन से निबट जाऊंगा, आग की बाहों में सिमट जाऊंगा, आग के शोलों से लिपट जाऊंगा, आग हूँ आग में मिल जाऊंगा। चांद तारों में खोजना ना मुझे, वो दादी नानी की कहानियों में नहीं, चांद तारों में खोजना ना मुझे, मैं तो सूरज में नजर आऊंगा। तब तक यूं ही जिए जाता हूँ, जिंदगी इस तरह बिताता हूँ, आग पीता हूँ आग खाता हूँ। ठंडे लोगों से मुझे नफरत है, आग पीता हूँ आग खाता हूँ। वंदे मातरम।